डियर स्टूडेंट्स, ये B1 बैच का लेक्चर 5 आपका है। इसके पहले आपके कुछ MCQs और जो इसके पहले लेक्चर था उसमें हम लोग जो आपका पार्ट फर्स्ट है या चैप्टर 1 है 1 से 3 इसको डिस्कस किए थे। चैप्टर 1 जो आपके टाइटल कमेंसमेंट से रिलेटेड है वो आपका सेक्शन 1 से 3 तक है, उसको डिस्कस किया गया था। आज हम लोग आपके चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पनिशमेंट से, दंड से संबंधित है। हालांकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है जिससे आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। ये जो चैप्टर आपका है इसमें कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं, कुछ आपके सिद्धांतिक बातें हैं और कुछ आपके इसमें जो सेक्शंस होंगे वो एप्लीकेशन की बातें रहेंगी। तो इसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया जाएगा। आज हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, और फिर उसके बाद जो इसके सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो आपका सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं दंड के बारे में, और ये आपके देखा जाएगा सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 13 तक आपका दिया गया है। धारा 4 से धारा 13 तक आपका दिया गया है। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका बात है वो अपराध किसको कहते हैं, अपराध के अंतर्गत क्या बातें आएंगी, क्या बातें नहीं आएंगी, क्योंकि अपराध के संदर्भ में ही दंड का निर्धारण होगा। और अपराध क्या होगा? जो भी भारतीय न्याय संहिता में कर्तव्य कहे गए हैं, कार्य कहे गए हैं, उनका पालन करना अपराध नहीं होगा, उनका पालन नहीं करना अपराध होगा, उनका उल्लंघन करना अपराध आपका होगा। तो यहां पे देखिए अपराध के 4 घटक आप देख सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग, दूसरा आपके गिल्टी माइंड, गलत मन स्थिति, फिर कोई अवैध कार्य या जहां पे कार्य करना है वहां पे आपने कर्तव्य नहीं किया, कोई अवैध कार्य कर रहे हैं या जहां पे कर्तव्य करना है उस कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं, उसका लोप कर रहे हैं, और आपके इस कार्य की वजह से किसी और व्यक्ति को चोट पहुंचता है, तो माना जाएगा कि आपने अपराध किया है। 4 बातें आपकी होंगी। ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, आपके जो सेक्शन 2 है उसमें दिया गया है, अभी उसको देखा जाएगा। तो यहां पे क्या बात कहा जा रहा है? अपराध को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कानून द्वारा निषिद्ध किया गया हो, अथवा ऐसे कार्य की अपेक्षा के रूप में जिसे कानून द्वारा अनिवार्य किया गया हो। बड़ा आसान सा इसमें परिभाषा है। और परिभाषा क्या है? अपराध को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं जो कि कानून मना कर रहा है कि ये काम नहीं करिए, उसको आपने कर दिया, या कानून आपसे अपेक्षा कर रहा है कि ये कार्य करिए, उसको आपने नहीं किया, तो माना जाएगा कि अपराध आपका है। अब देखिए अपराध करने में 4 घटक हैं। 4 घटक कौन कौन से हैं? एक ह्यूमन बीइंग, दूसरा आपका जो देखा जाएगा कि आपराधिक मन स्थिति जो यहां पे आपका होगा मेंस रिया, तीसरा आपका होगा कोई गलत कर्तव्य, और चौथा आपका होगा उसके वजह से किसी को हानि। तो यहां पे ह्यूमन बीइंग की परिभाषा जो आप देखिएगा वो धारा 2 उपधारा 26 में इसको परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 में, जिसमें आपके सेक्शन 2 के अंदर जो आपका चैप्टर 1 के अंदर है उसमें 39 परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें एक परिभाषा 26 सब क्लॉज 26 के अंदर ह्यूमन बीइंग का दिया गया है। ह्यूमन बीइंग में क्या परिभाषा दिया गया है? ह्यूमन बीइंग में कौन हो सकता है? कोई एक व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, या इनका समूह हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या कोई न्यायिक व्यक्ति हो सकता है, विधिक व्यक्ति हो सकता है, जुडिशियल पर्सन हो सकता है। तो यहां पे आप देखिएगा बीएनएस धारा 226 यह प्रावधान करती है कि व्यक्ति शब्द में कोई कंपनी, संघ
या व्यक्तियों का समूह या एक व्यक्ति या कोई विधिक व्यक्ति या कोई कृत्रिम व्यक्ति, ये सब शामिल आपके होंगे। तो अपराध का सबसे पहला तत्व है मानव, जिस पर किसी विशेष तरीके से कार्य करने का कानूनी दायित्व है और जो उचित दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त विषय है। और मानव क्या है? मानव कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों के समूह हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकता है, कोई कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है, कोई विधिक व्यक्ति हो सकता है। दूसरा जो इसमें कंपोनेंट है, आपराधिक मन स्थिति। यह माना जाता है कि जब तक आपका दोषपूर्ण मन नहीं होगा तब तक अपराध सिद्ध नहीं होता। यह एक सिद्धांत पे, प्रसिद्ध कहावत पे आपका निर्भर करता है, जिसका अर्थ है दोषी इरादा और दोषी कृत्य के मिलकर ही अपराध का निर्माण होता है। कोई दोषी इरादा है, दोषी मन स्थिति है और कोई दोषी कृत्य आप कर रहे हैं, तभी अपराध का निर्माण होगा। विदाउट मेंस रिया आपको अपराधी घोषित करना बहुत कठिन हो जाता है न्यायालय के लिए। तो यहां पे देखिएगा, यह वह दोषपूर्ण मन है जो किसी अपराध को करने के लिए आवश्यक होता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है, अर्थात एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, जिसका अर्थ है दोषी इरादा और दोषी कृत्य, ये दोनों मिलकर ही अपराध का निर्माण करते हैं। अब देखिए मेंस रिया का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत इस कहावत से ही निकलता है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक प्रवृत्ति की किसी कार्रवाई में तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि उसका मन दोषी है। यह महत्वपूर्ण बात है। मेंस रिया के बिना अपराधी घोषित करना संभव नहीं होता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना कर दिए, देश के विरुद्ध ही आप एक तरह से युद्ध करने का प्रयास कर दिए, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, ऐसे केसेज में मेंस रिया का कंसेप्ट लागू नहीं होता। तो ये कुछ 8 बातें हैं जिसमें मेंस रिया का कंसेप्ट लागू नहीं होता। गलत मन स्थिति, आपराधिक मन स्थिति का कंसेप्ट इसमें आपका न्यायालय देखेगा ही नहीं कि आपकी आपराधिक मन स्थिति है कि नहीं है। अगर ऐसे अपराध करते हुए आप पाए जाएंगे तो सीधे सीधे दंडित किया जाएगा। जिसमें पहला है सार्वजनिक उपद्रव, आपके पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना, किडनैपिंग, अपहरण या अब्डक्शन, अगवा करना, बाइगेमी, 2 विवाह कर रहे हैं, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, अश्लील पुस्तकों की बिक्री, सेलिंग ऑफ ऑफेंस बुक, और आप देखिएगा डिफेमेशन। तो ये 9 बातें ऐसी हैं, मानहानि, जिसमें अगर आप एक तरह से पकड़े जाते हैं, अपराध सिद्ध होता है। तो अपराध अगर आपको देखा जाता है कि आपके द्वारा कोई अपराध हो रहा है तो इसमें मेंस रिया नहीं लागू होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपराधिक मन स्थिति न्यायालय यहां पे जांच नहीं करेगी, आपके इस कृत्य के वजह से ही आपको दंड दे दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अपराध कब बनेगा? दोषपूर्ण आशय के अनुसरण में कोई प्रत्यक्ष कार्य या अवैध लोप अवश्य होना चाहिए। जब भी आप कोई आपराधिक मन स्थिति के साथ कोई काम कर रहे हैं तो इससे कोई इलीगल ओमिशन या कोई आपके प्रत्यक्ष गलत काम आपसे हो जाए तो माना जाएगा। तो आप जब कोई कृत्य कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रत्यक्ष गलत काम हो या कोई अवैध लोप हो जाए, किसी काम को जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। और चौथा बात क्या है, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 भारतीय न्याय संहिता में चोट का परिभाषा दिया गया, इंजरी का परिभाषा दिया गया है, जिसके वजह से किसी व्यक्ति को हानि हो रही है। और हानि किस तरह की हो सकती है? फिजिकल, शरीर का, या आप देख सकते हैं मन स्थिति का, मेंटली कोई हानि होती है, मानसिक, या उसके प्रतिष्ठा का, रेपुटेशन की हानि हो सकती है, या उसके संपत्ति की हानि हो सकती है, तब माना जाएगा कि अपराध हो रहा है। तो ये बात आपका है जो यहां पे बात समझना है। फिर से एक बार हम लोग देख लें, जब भी आपके क्राइम होगा तो उसमें 4 मेजर फैक्टर्स होंगे। पहला होगा ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन बीइंग का जो डेफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 में परिभाषित किया गया है। ये कौन हो सकता है? सिंगल इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है? समूह हो सकते हैं व्यक्तियों के। तीसरा कोई कंपनी हो सकता है। चौथा कौन हो सकता है? कोई जुडिशियल पर्सन, कोई विधिक व्यक्ति हो सकता है। पांचवा कौन हो सकता है? कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। दूसरा इसमें जो कंपोनेंट होगा वो आपराधिक मन स्थिति, मेंस रिया। जब तक यह सिद्ध नहीं होगा अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस आपके बताए गए हैं। एक्सेप्शंस क्या है? 9 बातों पे अपवाद आपका बताया गया है। न्यायालय की अवमानना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ठीक है, आपके पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। फिर तीसरा आपका क्या होगा? आपके कोई गलत कृत्य होगा, कोई आपका एक तरह से कहा जाएगा कि इलीगल एक्ट होगा, या कोई कार्य जहां पे करना है वहां पे कार्य नहीं कर रहे हैं, ओमिशन होगा। और चौथा होगा किसी व्यक्ति को इससे नुकसान पहुंचे, चोट पहुंचे तो माना जाएगा, जो सब क्लॉज 14 में आपके परिभाषित किया गया है। 2 सब क्लॉज 14, सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में, जिसमें यह बोला जा रहा है कि फिजिकल हार्म हो सकता है, मेंटल हार्म हो सकता है, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, और संपत्ति की हानि हो सकती है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि आपके शरीर की हानि हो जाए, किसी को मन स्थिति, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाए, उसके प्रतिष्ठा की हानि हो जाए, उसके संपत्ति की हानि हो जाए, तो माना जाएगा कि इंजरी हुआ। तो ये आपका क्राइम का कंसेप्ट आप देख सकते हैं। अब जो आप देखिएगा वो अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट है जो अपराध होता है उसमें 4 आपके कहा जाएगा चरण होते हैं, 4 स्टेजेज होते हैं अपराध के। और जो 4 चरण होते हैं उन 4 चरणों में आप क्या देख सकते हैं? पहला तो मनसा अपराध को करने का, इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। अपराध को करने की मनसा क्या होगी, ये महत्वपूर्ण बात होता है। दूसरा, अपराध को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपका सेकंड स्टेज माना जाता है। तीसरा, अपराध को करने का प्रयास आप कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। और चौथा, अपराध जो है उस कृत्य को आपने पूर्ण कर दिया, तो अपराध को पूर्ण रूप से आपने कर दिया। तो यह बात आपका बोला जा रहा है। 4th स्टेज आपका होगा अपराध को आपने पूर्ण कर दिया, कमिट कर दिया, यह पॉइंट आपका बोला जा रहा है। तो ये बात आप देखिएगा कि 4 स्टेजेज होंगे इसमें, 4 स्टेजेज आपके होंगे। और वो जो 4 स्टेजेज होंगे वो कौन कौन से होंगे? मनसा, इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध को करने का मनसा है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तीसरा, प्रयास कर लिए अपराध को करने का। और चौथा, अपराध कर दिए। अब देखिए, जब दंड का प्रावधान जनरली इन 2 बातों पे लागू नहीं होता। मनसा को पता लगाना आसान काम नहीं है कि आपकी मन की स्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा अपराध करिएगा, कौन सा नहीं। इसलिए बहुत बार मनसा के आधार पे किसी को गिरफ्तार करके उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तैयारी के आधार पे भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोई तैयारी कर रहा है किसी अपराध को करने का, तो भी आप जल्दी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, कुछ मामलों को छोड़कर। जैसे कोई तैयारी कर रहा है भारत के सरकार के या देश के विरुद्ध कोई हमला करने के लिए, या किसी के विरुद्ध कोई हमला करने के, मतलब बड़े स्तर पे आपके कहा जाएगा कि भारत की सुरक्षा रक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहा है, तो वो अगर पकड़ में आ जाए तो आप इसी स्टेज पे उसको दंडित किया जा सकता है। या कोई करेंसी को छापने का प्रयास कर रहा है, भारत के करेंसी को छापने के लिए कोई तैयारी कर रहा है, तो इस स्टेज पे उसको दंडित किया जा सकता है। जनरली ये जो 2 स्टेजेज हैं,
मंशा और तैयारी, इस पे किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा जो स्टेज है इसी पे दंडित होता है और वो स्टेज है अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। आप प्रयास कर रहे हैं अपराध को करने का और चौथे में तो अपराध कर ही देते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा कि ये 3 और चौथे स्टेजेज ही आपके ऐसे होते हैं जहां पे किसी को दंड देने की संभावनाएं होती हैं। यहां पे क्या बात बोला जा रहा है, कानून केवल इरादे पे ध्यान नहीं देता, अपराध करने का मात्र इरादा जिसके बाद कोई कार्य ना किया गया हो अपराध नहीं माना जाता। तो कानून में केवल आपका मनसा क्या है, इरादा क्या है, उससे बात नहीं बनेगा। वैसे भी आप देख रहे हैं मेंस रिया के साथ साथ कोई एक्शन भी होना चाहिए तभी जाके, और उससे किसी को हानि भी होनी चाहिए तभी जाके अपराध बनता है। तो कानून केवल इरादे पे ध्यान नहीं देगा, अपराध करने के मात्र इरादे से ही कोई दंडित नहीं किया जा सकता, यह बात बोला जा रहा है। सेकंड जो स्टेज है वो बोला जा रहा है तैयारी का मतलब है चाहे गए क्रिमिनल काम को करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाना, मतलब जो भी आपके आपराधिक कार्य को करने के लिए जो सभी जरूरी कदम है उसको उठाने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात आपका है। तैयारी अपने आप में गैर कानूनी नहीं है क्योंकि यह साबित करना मुश्किल है कि क्राइम करने के लिए जरूरी तैयारी की गई है, इसलिए इस स्टेज पे आप किसी को दंडित कर पाएं ये बड़ा मुश्किल होता है। कुछ अपवाद आपके हैं कि केवल तैयारी मात्र से ही सजा दी जा सकती है, हालांकि कुछ खास हालात में सिर्फ तैयारी करने पर ही सजा दी जा सकती है। और वो किस बातों पे सजा दी जा सकती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार को जमा कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। दूसरा, जाली सिक्के या सरकारी स्टैंप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जाली मुद्रा, जाली दस्तावेज या नकली बाट और माप रख रहे हैं, डकैती करने की योजना बना रहे हैं। तो ये 4 अपवाद हैं जिसमें आप सेकंड स्टेज में ही दंडित किया जा सकता है। फिर प्रयास करना, प्रयास शुद्ध प्रयास का अर्थ क्या है, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद उस अपराध के करने की दिशा में आपको कदम बढ़ाने की बात कही जा रही है। और चौथा आपका यहां पे है जो बोला जा रहा है कि अपराध आप कर ही दे रहे हैं, अंतिम चरण आपका है, अपराध को अंजाम देना इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यदि आरोपी अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो अपराध कर लेता है और उसके लिए दोषी माना जाएगा, असफल रहता है तो उस पर केवल प्रयास करने का ही आरोप लगाया जाएगा। तो अगर सफल हो जाएंगे तो आपका माना जाएगा कि आपने अपराध कर दिया, असफल होंगे तो केवल आपका प्रयास ही माना जाएगा। तो इसमें आपके क्वेश्चन एक बार बन सकता है कि जो अपराध होता है उसमें कितने चरण हैं, तो उसमें चरण आपको देखना पड़ेगा, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, उसका सीक्वेंस पूछ सकता है। तो पहले आपका सीक्वेंस में क्या आएगा, मनसा, दूसरा तैयारी, तीसरा इसका प्रयास और चौथा आपका इस कृत्य को कर देना। तो ये 4 स्टेजेज हैं। इस वाले में एक सवाल आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि किस अपराध की तैयारी मात्र से ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। वो मुद्रा के संदर्भ में आपका है कि मुद्रा प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के विरोध में युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, बाट बटकरा से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, डकैती की योजना आप बना रहे हैं। तो इन सब मामलों में आप देख सकते हैं केवल तैयारी मात्र से ही आपको दंडित किया जा सकता है। ये सारी बातें आपकी हैं। चलिए अब कुछ और बातें हम लोग देखेंगे। देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, थ्योरेटिकल टॉपिक इसलिए क्योंकि ये न्यू बनाएगा आपका कि अपराध क्या है, कैसे काम करेगा, इस पे भी कुछ सवाल बन सकते हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट अब हम लोग देखेंगे, दंड के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। पहली बात तो आप समझिए सजा का अर्थ क्या होता है, किसको हम पनिशमेंट बोलते हैं। सजा का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाली वह कानूनी नतीजा जिससे कोई अपराध किया हो, मतलब सिंपली जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो उस पे जो कानूनी रिजल्ट निकल रहा है अपराध को करने के लिए, जो उस व्यक्ति पे लागू हो रहा है, उसी को हम कहेंगे सजा। सजा का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाला कानूनी नतीजा जिसने कोई अपराध किया हो। इसमें गैर कानूनी व्यवहार के जवाब में कुछ अधिकारियों या आजादी से वंचित करना शामिल होता है, मतलब जो आपने
आपराधिक कृत्य किया है उसमें आपके कुछ अधिकारों का हनन होगा, ये या आपकी स्वतंत्रता की हानि होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग कोटि के दंड होंगे, उन दंडों से आपको आपकी स्वतंत्रता की हानि हो जाएगी, आपकी आजादी छीन जाएगी और आपके कुछ अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित पक्ष जो है, जिसके खिलाफ आपने अपराध किया है, उसको न्याय पहुंचाना। तो सिंपली आपका सजा क्या होगा? सजा का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति पर आपके कानूनी नतीजा, जिसने कोई आपके अपराध किया है या कोई जो आपके विधिक कार्य है उसको नहीं किया है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अपराध के, इससे कोई बहुत आपके सवाल बनने की संभावनाएं नहीं है। सिंपली समाज में न्याय को स्थापित करना, आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकना, अपराधियों में सुधार लेके आना, दंड के माध्यम से अपराध को हतोत्साहित करना और देश के अंदर आपके जो न्यायिक व्यवस्था है, न्याय का व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यह अपराध का मुख्य लक्ष्य होता है। अब इसमें कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पे ये सारा काम होता है। इसको बड़े शॉर्ट में समझेंगे, बहुत डिटेल्ड होते हैं लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में हम समझेंगे। पहला जो आपका सिद्धांत इसमें काम कर रहा है वो सिद्धांत आपका है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इसमें आप देखिएगा कि ये जो सिद्धांत आपका है ये डेटरेंट थ्योरी आपका होता है, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आप देख सकते हैं। इस डेटरेंट थ्योरी में आप क्या देखिएगा, इस डेटरेंट थ्योरी में जनरली आप देखते हैं कि यहां पे जो भी अपराध कर रहा है उसको रोकने की, डराने के प्रयास किया जाता है, उसके अंदर डर पैदा करने का प्रयास किया जाता है, सजा के भय से अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसमें जनरली कठोर सजा दी जाती है और कठोर सजा से अपराधी और दूसरों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे सिंपली इसमें देख लीजिए डेटरेंट थ्योरी में क्या होगा, अगर किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध मान लीजिए उसी ने किसी को मारा और उसका हाथ टूट गया, तो डेटरेंट थ्योरी क्या करेगा, अपराधी को इतना मारेगा कि उसके दोनों हाथ टूट जाएं। जनरली जो अपराध होता है उससे ज्यादा दंड उसको दिया जाता है ताकि समाज में डर की भावना पैदा हो और जो अपराधी हो इससे हतोत्साहित हो जाए और किसी अन्य प्रकार का कोई अपराध करने की चेष्टा ना करे। जैसे ये आपके जनरली अरब कंट्रीज में उनके जो लॉस थे उसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने आपके एक हाथ को काटा तो उसके दोनों हाथ को काट दीजिए। तो ये जनरली आपका होता है डेटरेंट थ्योरी, ये प्रतिरोधात्मक सिद्धांत आपका है। इसमें जनरली क्या किया जाएगा, लोगों को डराने का प्रयास किया जाएगा अपराध को करने से। इसमें उद्देश्य क्या होगा, सजा के भय से अपराध को रोकना और कठोर सजाएं अपराधी और दूसरों को अपराध करने से हतोत्साहित करती हैं। यह बात आप देखिएगा। उदाहरण, लंबी जेल की सजाएं या मृत्युदंड समाज के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे देश में भी जो आपका डेथ सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हम देंगे, ठीक है, दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में इसको दिया जाएगा। डेटरेंट थ्योरी आपका है। दूसरा जो सिद्धांत है वो आप देखिएगा, इसमें रिट्रीब्यूटिव थ्योरी आपका होता है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब जैसा आपने किया वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। अगर आपने किसी का एक हाथ तोड़ा तो आपका भी एक हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो जितना आपने अपराध किया उतना ही आपको दंड दिया जाएगा। टिट फॉर टैट थ्योरी भी बोला जाता है, जैसे को तैसा। इसमें गांधी जी इसका बड़ा विरोध करते हैं। उनका कहना है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख के लिए दूसरे व्यक्ति का आंख अगर आप निकालिएगा तो इससे पूरा विश्व ही क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो जनरली रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है। इसमें उद्देश्य क्या होता है, प्रतिशोध का अर्थ है योग्य, जो योग्य है उसे वापस देना, जैसे को तैसा सिंपली आपका है। ये टिट फॉर टैट सिद्धांत आपका उद्देश्य क्या है, गलत काम के लिए बदला या प्रतिशोध लेना। इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, सजा अपराध की गंभीरता से मेल खानी चाहिए। जितना सजा आपको दिया जाएगा, जितना आपने अपराध किया उसी के बराबर आपको सजा दिया जाएगा। आलोचना कौन करेगा, गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा इसका आलोचना किया जाता है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब आपने किसी का आंख फोड़ा तो आपका आंख फोड़ दिया जाएगा, दांत तोड़ा तो दांत तोड़ दिया जाएगा।
इस सिद्धांत के अंदर क्या होगा, जो आपके डेटरेंट थ्योरी है या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, अगर आपने किसी का एक आंख फोड़ा तो आपका दोनों आंख फोड़ दिया जाएगा। अब यहां पे निवारक सिद्धांत है। ये निवारक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी क्या है, ये प्रयास करता है कि अपराधी ना हो। जैसे हमारे यहां पे कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आर्टिकल्स हैं जिसमें आप 22(3) से 22(6) के बीच में देखिएगा, और ये जो सिद्धांत आपके हैं प्रिवेंटिव थ्योरी बोला जाता है। इसको आप देखिएगा कि प्रिवेंटिव लॉज हैं, जैसे कोफेपोसा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट आपका है कोफेपोसा। इसके पहले टाडा था, पोटा था। अभी जो आपका है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऊपा है, एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आपका है। इस अधिनियमों के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोका जा सकता है। तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी है। इसका उद्देश्य होता है कि अपराध को होने से ही रोक दिया जाए, अपराधी को समाज से हटाकर आगे के अपराधों को रोकना। ये बेसिकली आपका है। कारावास या मृत्युदंड अपराधी को अपराध दोहराने से अक्षम कर देता है। कानूनी विद्वान ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। तो प्रिवेंशन का सिंपल मतलब है कि अपराध को होने से रोकने का प्रयास किया जाए। अब जो अगले सिद्धांत हैं वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, सुधारात्मक सिद्धांत हैं, जो गांधी जी जैसे लोगों के सिद्धांतों पे आपका है। इसमें सिंपली आपका क्या बोला जाता है कि जो भी अपराधी है वो किसी सामाजिक परिवेश का ही आपका रिजल्ट है। सामाजिक परिवेश ही ऐसा है जो उसको अपराध करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आपको पाप से घृणा करना चाहिए, अपराध से घृणा करना चाहिए, अपराधी से घृणा नहीं करना चाहिए। हेट द सिन नॉट द सिनर। आपको अपराध से घृणा करना चाहिए, अपराधी से नहीं, क्योंकि अपराधी जो है समाज का ही एक स्वरूप है। समाज की कमियों के वजह से ही अपराधी आपका कोई बनता है। तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश आपका किया जाए, उसको सुधारने का प्रयास किया, उसका मनोदशा को बदलने का प्रयास किया जाए। उद्देश्य क्या होता है? अपराधी की मानसिकता बदलना और उन्हें समाज के पुनः एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सजा के बजाय पुनर्वास देने की बात की जाती है। सिद्धांत जिस पे आपका है हेट द सिन नॉट द सिनर। तो यहां पे प्रिजनर क्या करता है, कुछ कौशल सीखता है जेल के अंदर, उससे अपने जीवन का यापन करने का प्रयास करता है। तो ये आप देख सकते हैं सुधार करने की कोशिश की जाएगी। चौथा आपका क्या है? प्रायश्चित या क्षतिपूर्ण सिद्धांत, क्षतिपूर्ति सिद्धांत। क्षतिपूर्ति सिद्धांत में क्या होता है, यहां पे नॉर्मली आत्मबोध के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अपराधी अगर अपराध बोध महसूस करता है और सुधार करता है तो क्षमा संभव है। यहां पे आपके ये भी हो सकता है कि अपराधी सीधे पीड़ित को मुआवजा दे सकता है। देखिए आपके अरब कंट्रीज में एक सिस्टम चलता है, इसको बुलाता है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी एक सिस्टम है जिसके अंदर अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को जान से मार दिया तो वाई की फैमिली के पास दो ऑप्शन है, एक्स को भी जान से मार दिया जाए या एक्स से आपके इकोनॉमिकली उससे कंपनसेशन लिया जाए, उससे धन की राशि में मुआवजा लिया जाए। वो तभी संभव है जब वाई की फैमिली एक्स को किसी तरह से क्षमा करने का प्रयास कर रही है। तो यहां पे जनरली आपका क्या है, अपराधी को अपराध बोध हो जाता है और अपने अंदर सुधार करता है तो हो सकता है कि उसको क्षमा कर दिया जाए और यहां पे सीधे पीड़ित को वो मुआवजा दे सकता है। इसी को ब्लड मनी भी आप कहते हैं। दोषी, यहां पे उदाहरण दिया जा रहा है कि दोषी जेल में काम करता है, कमाया गया धन पीड़ित के इलाज के लिए या पीड़ित को आपका सौंप दिया जाता है। तो ये आपका सिद्धांत है जो आप देख रहे हैं। और आपका अक्षमता सिद्धांत, इसमें सीधे सीधे अपराधी को आगे किसी तरह के अपराध करने से रोक दिया जाएगा। ये वही आपके रिट्रीब्यूटिव थ्योरी या प्रिवेंटिव थ्योरी का ही एक और सब क्लॉज आप देख सकते हैं। इनकैपिटेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है? शरीर के किसी अंग को काट देना, तोड़ देना, जिसके वजह से आगे आने वाले समय में कोई अपराधी ना कर पाए। वो उद्देश्य क्या होगा? अपराधी को आगे अपराध करने से शारीरिक रूप से रोक दिया जाता है। अपराधी को फिर से अपराध करने की क्षमता से वंचित कर दिया जाता है, दूसरों में डर पैदा करता है, भविष्य के अपराधों को रोकता है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी
जो आप देखिएगा उसी तरह का आपका सिद्धांत है, शक्तिहीन या कार्य करने में असमर्थ बनाना। तो जनरली आपके यहां पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांत पे आपका चलता है। यहां पे अपराध को आप घृणा करिए, अपराधी को घृणा नहीं करिए। दूसरा आपका यहां पे जो बनता है वो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत आपका है, जैसे को तैसा, एक आंख के बदले आंख का सिद्धांत चलता है। अब आगे देखते हैं कि क्या आपके दंड के संदर्भ में बातें आपकी बताई गई हैं, क्या हम लोगों को पढ़ना है। पहला है दंड की परिभाषा, दंड क्या है, सेक्शन 4 में दंड किसको कहा गया है। दूसरा दंड का लघुकरण, दंड को कम कैसे किया जा सकता है। तीसरा दंड की अवधि में भिन्न, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। चौथा आपका सेक्शन 7 है, कुछ आपके सजा पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या साधारण हो सकती है। आठवां है जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में चूक पर दायित्व। नौवां है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। 10वां है उन मामलों से संबंधित है जहां यह निश्चित ना हो सके कि अपराधी ने किस संभावित अपराधों में से कौन सा अपराध किया है, जहां पे क्लियर ही ना हो पाए कि क्या आपका अपराध है। 11वां एकांत कारावास और 12वां एकांत कारावास की सीमा। और 13वां अगर एक व्यक्ति बार बार वही अपराध कर रहा है तो उसके दंड की सीमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये धाराएं हैं, इन धाराओं को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे। जो आपकी एप्लीकेशन पे क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, लगभग उसमें 10 क्लासेस के आसपास हो रखे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार जो आपके डिटेल्स हैं कोचिंग के वेबसाइट पे या कोचिंग के नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।